हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वॉज द मेड इन नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जुलाई 25, अगस्त 23, अगस्त 24 या फिर अगस्त 25। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The Ministry of Home Affairs has announced how many new districts in the Union Territory of Ladakh? गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी 5। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले ये फैसला लिया गया है लद्दाख में। लद्दाख में फ़िलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। ये जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट हैं ये होंगे जांस्कर, द्रास, शैम, नुब्रा और चांगतांग। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें, लद्दाख लार्जेस्ट एंड सेकेंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है हमारे देश की। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सालसिंह सी मारक पास्ट अवे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसिंह सी मारक का निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी मेघालय। आपको जानना चाहिए कि मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर सालसिंह सी मारक, इनका 82 की एज में निधन हो गया। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के जिन्होंने 5 साल का टर्म अपना पूरा किया था 1993 में। हालांकि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए भी सीएम बने रहे, 12 दिन के लिए 1998 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली कोलिशन जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। डॉक्टर गिरीश साहनी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के, इनका भी निधन हो गया 68 की एज में। CR प्रसाद, जो कि फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड के, इनका भी निधन हो गया 83 की एज में। Goldman Sachs has forecasted India's growth rate at what percentage for 2024? Goldman Sachs ने 2024 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। आपको जानना चाहिए, गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 20 बेसिस पॉइंट्स से लोअर कर दिया है, इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए भी। इन्होंने कहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की उम्मीद है, इसलिए जो ग्रोथ है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक जो गोल्डमैन सैक्स है ये कह रहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी 6.7% से ग्रो करेगी कैलेंडर ईयर 2024 में, और 2025 में 6.4% से। ठीक है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये 35% तक कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है अप्रैल से जून क्वार्टर में। इससे पहले आप सभी जानते हैं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रियल GDP ग्रोथ रेट 2024-25 के लिए 7.2% आंका गया है। क्रिकेटर शिखर धवन मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट विच टीम इन 2013? क्रिकेटर शिखर धवन ने 2013 में किस टीम के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए, इंडिया के स्टार ओपनिंग बैटर शिखर धवन, इन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2010 में अपना इंडिया डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विशाखापट्टनम में, और 2 बॉल पर जो है डक पर आउट हो गए थे। और जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेस्ट से संबंधित। तो धवन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 2.5 साल बाद 2013 में, और सेम ओपोनेंट था ऑस्ट्रेलिया, मोहाली में मैच खेला गया था, और इन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में ही 100 मारी थी 85 बॉल्स पर। ये फास्टेस्ट है किसी भी टेस्ट डेब्यूटेंट के लिए अब तक, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, और लीडिंग रन स्कोरर भी रही इंडिया के लिए 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। राइट हैंड साइड पर आप इनके स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द अमेजॉन रिफॉरेस्ट्रेशन लिंक्ड आउटकम बॉन्ड इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक द्वारा जारी अमेजॉन पुनर्वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड का कुल मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 225 मिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इन्होंने अमेजॉन रिफॉरेस्ट्रेशन लिंक्ड आउटकम बॉन्ड को जारी किया है। 9 साल की अवधि वाला ये बॉन्ड 225 मिलियन यूएस डॉलर का है। 13 अगस्त 2024 को इशू किया गया है और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 31 जुलाई 2033 है। आउटकम बॉन्ड्स link investors' financial return to measurable and impactful development outcomes in a liquid, high-grade fixed income product. Through the transaction, approximately $36 million of additional capital is mobilized from investors to support the reforestation activities of Mombek, a Brazilian-based company. अब इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है Amazon Reforestation Linked Outcome Bond। तो जैसे ये बॉन्ड इशू कर दिया गया, ठीक है, तो इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो किस बेसिस पर मिलेगा? जो ये कंपनी है ना मोमबैक, ये अमेज़ॉन फॉरेस्ट के जो रिफॉरेस्टेशन का कार्य कर रही है। तो अगर ये कार्य जिस तरह से प्लान किया गया है उस तरह से चलता रहा, उस तरह से हुआ, तो रिटर्न जो बताया गया है उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। हो सकता है उससे अच्छा रिटर्न मिले, जो इस बॉन्ड में रिटर्न बताया गया है हो सकता है उससे अच्छा भी मिले। पर अगर विपरीत कार्य होता है उस तरह से, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाए, उस तरह से काम ना हो पाए, तो रिटर्न जो है कम भी मिल सकता है और थोड़ा उसमें अच्छा रिटर्न मिलने में थोड़ी लेट भी हो सकती है। तो ये किससे लिंक्ड है? रिटर्न किससे लिंक्ड है? किस तरह से अमेज़ॉन फॉरेस्ट का जो रिस्टोरेशन है वो वर्क करेगा। अच्छा वर्क करेगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर सही वर्क नहीं करेगा तो स्लो रिटर्न मिलेगा। तो ये सब डिपेंड करता है इस मोमबैक पर, जो कि ब्राज़ीलियन बेस्ड कंपनी है। What new feature has NPCI introduced on its UPI platform to secure delegated payments? सुरक्षित प्रत्यायोजित भुगतान के लिए NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर कौन सी नई सुविधा पेश की है? सही आंसर ऑप्शन है UPI सर्कल। आपको जानना चाहिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है UPI सर्कल अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर। This feature allows primary UPI account holders to securely delegate payment responsibilities to trusted secondary user. मैं इसको भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड दिस फैसिलिटी ड्यूरिंग इट्स अगस्त MPC मीटिंग। डेलीगेटेड पेमेंट्स वुड अलाउ एन इंडिविजुअल यानी कि प्राइमरी यूजर टू सेट अ UPI ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर अनदर इंडिविजुअल यानी कि सेकेंडरी यूजर ऑन द प्राइमरी यूजर्स बैंक अकाउंट। A primary user can delegate up to 5 secondary users, and secondary user can accept delegation from only one primary user. For full delegation, members shall ensure a monthly limit of 15,000 rupees per delegation and maximum per transaction limit of 5,000 rupees. अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, मान लीजिए मेरा अकाउंट है और मैं किसी दूसरे को, मैं प्राइमरी यूज़र हूँ, मैं किसी दूसरे यूज़र को जो सेकेंडरी यूज़र होगा, किसी अपने जानने वाले को ऑथराइज़ करता हूँ कि वो मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता है, पर मैं उसकी लिमिट सेट कर दूँगा, वो केवल उतना ही व्यय कर पाएगा। तो इस तरह के मैं 5 लोग चुन सकता हूँ जो मेरे अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं और उसकी लिमिट मैं सेट करूँगा। लेकिन जिन 5 लोगों को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ वो हर इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, ये सुविधा केवल एक ही पर्सन से प्राप्त कर सकता है, ठीक है, उसके लिए केवल एक ही प्राइमरी यूज़र हो सकता है। मेरे लिए तो 5 हो सकते हैं सेकेंडरी, लेकिन जो मेरे 5 सेकेंडरी यूज़र हैं उनके लिए केवल एक ही प्राइमरी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने भी कई सारे प्राइमरी यूज़र अपने चुन रखे हैं कि इधर से भी हम बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, उधर से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और लिमिट क्या होगी? मैक्सिमम मंथली लिमिट 15,000 रुपये पर डेलीगेशन होगी और मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन लिमिट होगी 5,000 रुपये की, ठीक है। तो 5,000 मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन, और मंथली लिमिट कितनी है? 15,000 रुपये पर डेलीगेशन, ठीक है, या प्रति व्यक्ति आप कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। विच कंट्री होस्टेड 8th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग? 8वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन सी रशिया है। आपको जानना चाहिए ब्रिक्स ग्रुपिंग ने सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसेस इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि यूनिडो के साथ मिलकर, ताकि इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाए।
तो ये डिक्लेरेशन किया गया है 8th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान, जिसमें यूएई, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, ईरान एंड साउथ अफ्रीका शामिल हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता रशिया ने की है और थीम रहा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। The delegates extended their support to Brazil for hosting the 9th BRICS Industry Ministers meeting taking place in 2025। अगस्त 2023 में 6 नए मेंबर्स, आप सभी जानते हैं, इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था और ये भी बताया जा रहा है कि 2040 तक जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो 45% ग्लोबल इकोनॉमी शेयर कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी उड़ान हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्र। ई कॉमर्स कंपनी उड़ान ने फेयर प्राइस शॉप्स को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी, सिडबी है। आपको जानना चाहिए कि B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान, इन्होंने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ, ताकि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको जन पोषण केंद्र में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। फेयर प्राइस शॉप्स मतलब जो आप ये देखते हैं ना, सस्ते गल्ले की दुकान जहाँ से राशन वगैरह लाते हैं राशन कार्ड वाले, तो उन्हें को बोलते हैं। तो इसका मकसद है टू इन्हेंस द इनकम ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स डीलर्स एंड इम्प्रूव द पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय दीज शॉप्स। अंडर द पार्टनरशिप, जन पोषण केंद्र विल गेट एक्सेस टू ओवर 3500 प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस स्टेपल्स एंड FMGC कैटेगरीज थ्रू उड़ान्स ई B2B प्लेटफॉर्म। और इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है 60 सिलेक्टेड फेयर प्राइस शॉप्स पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में। द मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल किस योजना के तहत शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन है DAYNRLM। आपको जाना चाहिए DAYNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इनके तहत मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और इसका मकसद है जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एम्पावर करना, ठीक है, और ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस हैं उनको टैकल कर सकें। और इस प्रोग्राम की अगुवाई कर रहा है कैटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लीप। बाकी आपको जानना चाहिए NRLM के बारे में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 2011 में लॉन्च किया गया था $5.1 बिलियन के बजट के साथ। वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्ट प्राप्त है जिसने $1 बिलियन का क्रेडिट इसको दिया हुआ है। इस प्रोग्राम को जो है सक्सीड किया दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा 25 सितंबर 2015 में। To bolster cyber security in Indian Railways, RailTel has partnered with which cyber security firm? भारतीय रेलवे में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रेलटेल ने किस साइबर सुरक्षा फर्म के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है साइलस। तो देखिए, इंडियन रेलवेज में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए रेलटेल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है साइलस के साथ, जो कि एक लीडिंग साइबर सिक्योरिटी फर्म है, रेल इंडस्ट्री से संबंधित है। This collaboration is set to enhance the cybersecurity framework of Indian Railways, addressing the growing need for robust protection in the sector. To what limit has Jio Financial Services Limited been allowed to increase foreign investment? Jio Financial Services Limited को इस सीमा तक विदेशी निवेश बढ़ाने की अनुमति मिली है। सही आंसर ऑप्शन बी है 49% ऑफ टोटल इक्विटी। आपको जानना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को अप्रूवल मिल गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कि ये अपनी कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है उसको इंक्रीज़ कर सकती है 49% ऑफ टोटल इक्विटी तक। इससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनाउंस किया था कि हम ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं टू लॉन्च वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेसेस। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो मुंबई बेस्ड ये एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और ओरिजिनली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी हुआ करती थी और इसकी सब्सिडरी है जियो फाइनेंस, ठीक है, जिसके पास NBFC लाइसेंस है RBI से, और एक और सब्सिडरी है इसकी जियो पेमेंट्स बैंक, आप सभी सुना होगा इसका नाम। विच स्टेट्स हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट? किन राज्यों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है पंजाब, तेलंगाना, केरल एंड वेस्ट बंगाल। आपको जानना चाहिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि पंजाब, तेलंगाना, केरल और वेस्ट बंगाल की जो राज्य सरकारें हैं इन्होंने अब तक राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। राइट टू एजुकेशन आप सभी जानते हैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है पूरे स्टूडेंट्स को।
इसके बारे में और पढ़ें तो इसको इनेक्ट किया गया था 4 अगस्त 2009 को। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों को अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया 135 कंट्रीज़ में से एक कंट्री बना जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है इस एक्ट के साथ। और ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 को इफेक्टिव हुआ। ये कई बार पूछते हैं कि ये कब लागू हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? एंड्रेस डूडा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? दिलीप टर्की। यूक्रेन गेन्ड इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? 1991। हाउ मैनी सीट्स डज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैव? आंसर इज 90। तो 90 पर इलेक्शन होंगे। इन विच ईयर वॉज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट पास्ड? आंसर इज 1989। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में करिएगा। व्हाट इज एनोस्मिया? When will US astronauts Barry Wilmore and Sunita Williams will return to Earth? What is the name of the new pension scheme that the center launched on 24th August 2024? Cognizant tries to shoot which Indian tech company for stealing trade secrets related to its healthcare insurance software? Which state government has lifted the ban on the participation of government employees in the activities of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि एक बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें मैं आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं, वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड करा रहे हैं और शुरुआत के 2 लेक्चर्स के डेमो पीडीएफ्स और वीडियोज़ अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। और आपको जानने के लिए मिलेगा किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके बाद आप कोर्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल 399 में आपको ये कोर्स मिल रहा है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद फिर जो इसका रेगुलर प्राइस है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। वैलिडिटी 1 साल की इसमें रहेगी। आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सबके लिए 1 स्टॉप सोल्यूशन है ये। साथ ही यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारे कस्टमर केयर नंबर 8448169188 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।